दोस्तों, आज हम सब चर्चा करेंगे कि भूटान किस प्रकार से भारत में शामिल नहीं हो पाया। उसको हम सिक्किम, नेपाल, तिब्बत आदि क्षेत्रों के ज्योग्राफी के हिसाब से समझ के उस समय कैसे पॉलिटिकल मुद्दे थे, किस तरीके से वो डेमोग्राफी थी, उसको समझते हुए ये समझेंगे कि भूटान किस प्रकार से भारत में शामिल नहीं हो पाया जबकि सिक्किम शामिल हो गया। दोस्तों, सिक्किम, नेपाल, तिब्बत ये सारे एक लाइन में लगे हुए राज्य थे और ये स्वतंत्र मोनार्च हुआ करते थे। तो आपस में एक दूसरे से इनकी लड़ाई रहती थी, एक दूसरे पर कब्जा बनाने का होड़ मचा रहता था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिक्किम की, किस प्रकार से सिक्किम भारत में शामिल हुआ। तो हम शुरुआत करेंगे अंग्रेजों के समय पे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी तो उस समय नेपाल अक्सर सिक्किम पे दबाव बनाए रखता था और नेपाल कब्जा करने की कोशिश करता था। तो उससे बचने के लिए सिक्किम ने ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता किया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल से युद्ध लड़ा, जिसको आंग्ल नेपाल या गोरखा युद्ध कहते हैं। तो उसमें नेपाल की हार हुई और सिक्किम इधर समझौता करता है ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से प्रोटेक्शन देने लगा सिक्किम को। उसके बाद सिक्किम धीरे धीरे अपने मोनार्च को बढ़ाने लगा। मोनार्च वही था, बस वो अंग्रेज़ों को टैक्स वसूल के देने लगे, जिसके बदले में अंग्रेज़ भी उन्हें कुछ पैसे देते थे और धीरे धीरे मोनार्ची चलने लगी। और बाद में ऐसे चलते चलते धीरे धीरे मोनार्च का थोड़ा थोड़ा विरोध होने लगा। सामंतवादी जो सिस्टम था वहाँ का, उसका विरोध करने लगे सब आम नागरिक वहाँ के। और जब भारत आज़ाद हुआ तो सिक्किम भारत में शामिल नहीं हुआ। नेहरू जी, चाइना से बॉर्डर विवाद चल ही रहा था और चाइना का भी सिक्किम पे लगातार प्रेशर था और तमाम रणनीति और पॉलिटिकल मुद्दे देखते हुए नेहरू जी सिक्किम को शामिल नहीं किए। और उसके बाद वहाँ पे लगातार मोनार्च के प्रति, राजा के प्रति विद्वेष बढ़ता चला जा रहा था। वहाँ अलग अलग लीडर्स आगे आ रहे थे और जम के राजा का विरोध कर रहे थे। धीरे धीरे हाल ऐसा हुआ कि वहाँ विद्रोह बहुत बढ़ गया और भारत को वहाँ जाके हस्तक्षेप करना पड़ा। हम आपको इससे पहले बता दें कि जब भारत आज़ाद हुआ तो सिक्किम ने कहा कि जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक चला रहा था, प्रोटेक्शन दे रहा था, उसी तरीके से इंडिया भी हमको प्रोटेक्शन दिया करे। तो इंडिया उसको प्रोटेक्शन देता था। इसलिए जब वहाँ विद्रोह हुआ तो राजा ने मदद मांगा और भारत ने उनका मदद की। उस विद्रोह को शांत करने के लिए सेना भेजा। विद्रोह शांत हुआ भी, लेकिन समझौता कराने के बाद वहाँ समझौता हुआ। भारत सरकार ने वहाँ पर इलेक्शन करवाया। राजा से समझौता हुआ कि अब मोनार्ची नहीं चलेगी, अब आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा, और इलेक्शन हुआ भी। इलेक्शन जब हुआ तो वहाँ विरोध करने वाले, जो राजा का विरोध कर रहे थे, उनके जो नेता थे वही चुन के आते हैं। इस प्रकार से राजा के खिलाफ बड़े बड़े लीडर्स खड़े हुए और लोग भी वहाँ के राजा के खिलाफ फिर भी लगातार बने रहे। उसके बाद राजा बस मोनार्ची एक तरीके का पपेट की तरह थे, उनका कोई कार्य रह नहीं गया। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो वहाँ के नेता इलेक्शन से हासिल कर लिए। उसके बाद भी ये मामला रुका नहीं। भारत सरकार भी चाहता था कि सिक्किम हमारा अंग बने। तो धीरे धीरे वहाँ विद्रोह तो था ही। उसके बाद सरकार ने वहाँ पे जनमत संग्रह करवाया, जिसमें जो है ज़्यादातर लोगों ने पसंद किया कि सिक्किम भारत का हिस्सा बने। 1973 में चुनाव हुआ था। उसके बाद 1974 में जनमत संग्रह करवाते हैं और 1975 में सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लेते हैं। सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग बन जाता है। सिक्किम की कहानी बताने का यह अर्थ है, उसका हम कंपैरिजन करेंगे कि भूटान किस प्रकार से भारत में शामिल नहीं हुआ, सिक्किम जबकि शामिल हो गया। तो आइए अब भूटान की कहानी शुरू करते हैं। तो जब 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी तो भूटान ने पश्चिम बंगाल पर आक्रमण कर दिया। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम नवाबों से युद्ध करके पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जो भूटान के पास पड़ता है, कूच बिहार, तो कूच बिहार पे भूटान का जो मोनार्ची था, जो स्वतंत्र साम्राज्य था, उसने कब्जा कर लिया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंगाल में शासन में आई तो उसने भूटान पे आक्रमण कर दिया कूच बिहार को स्वतंत्र कराने के लिए, और उन्होंने भूटान पर जीत पाया। अंग्रेज जीत गए। उसके बाद भूटान को अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा, क्योंकि उस समय अंग्रेज जो है वो रूस से बहुत सतर्क थे, क्योंकि रूस हमेशा अपना
एक्सपेंशन करना चाहता था एशिया में, तो रूस ना आए इसके लिए भी वो वहाँ अलर्ट रहते थे। और भूटान को चाइना से भी डर था, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता किया और एक प्रोटेक्शनर के रूप में समझौता किया। ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी लगातार भूटान को प्रोटेक्शन देते थे। भूटान तिब्बत का विवाद अक्सर चलता रहता था, जिसमें जो अंग्रेज अधिकारी थी वो प्रोटेक्शन देते थे भूटान को, और ये लगातार प्रक्रिया चलता रहा। वहाँ राजतंत्र रहा, अंग्रेजों ने उनको स्वतंत्र रखा प्रोटेक्शन के रूप में, और मोनार्ची लगातार चलती रही वहाँ पे। भूटान भी अंग्रेजों को टैक्स देना शुरू किया, उनसे टैक्स पे समझौता हुआ। कुछ पैसे अंग्रेज भी उन्हें दिया करते थे मोनार्ची को चलाने के लिए। लगातार अंग्रेजों के शासन में भूटान उनके प्रोटेक्शन में रहा। जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, तो उससे पहले ही जब कैबिनेट मिशन शुरू हुआ, उसी समय से भूटान लगातार चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ लिखना शुरू कर दिया कि हमें भारत का हिस्सा नहीं बनना है। तो जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, फिर भी भूटान अड़ गया कि हमें भारत का हिस्सा नहीं बनना है। 1954 में जब चीन में माओ का कब्जा हुआ, तो माओ का सिद्धांत था कि 5 फिंगर्स ऑफ द पाम, वो तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि इन क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताता था और उस पर कार्रवाई करना शुरू किया, जिससे डर कर भूटान ने भारत से मदद मांगी और उसने भारत को बोला कि जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्शन हमको देती थी, वैसे ही भारत प्रोटेक्शन दे, और लेकिन वह भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। तो 1954 में जब ऐसी गतिविधियाँ हुई, तो नेहरू जी ने उनसे समझौता किया और उनको कहा कि या तो आप भारत का हिस्सा बन जाएं, और या तो अपने देश के जो डिफेंस और जो एडमिनिस्ट्रेशन है फॉरेन पॉलिसी का, उसका हमें दें जो है अधिकार। उसके बाद समझौता होता है, भारत को डिफेंस और फॉरेन पॉलिसीज़ में अधिकार मिलता है, और भारत एज ए प्रोटेक्शनर भूटान का प्रोटेक्शन करने लगता है, और भारत भूटान को एक स्वतंत्र देश के ही रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। नेहरू जी की भी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री की भी इच्छा थी कि भूटान स्वतंत्र राज्य ही रहे, क्योंकि उनके भी फॉरेन पॉलिसीज़ थे, चीन से विवाद थे और सीमा विवाद न हो, इसको देखते हुए वे भूटान को स्वतंत्र राज्य रखना ही सही समझा। इस प्रकार से सिक्किम भारत का हिस्सा हो गया, पर भूटान अपनी मोनार्ची बचाए रखा और वो भारत का हिस्सा बनने से मना किया। परंतु भारत का प्रोटेक्शन अभी भी भूटान को है, अभी भी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसीज़ में भारत का अधिकार है। भारत हमेशा भूटान के बचाव पक्ष में रहता है। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तो अपने दल बल के साथ सबसे पहले भूटान की यात्रा पे जाते हैं। इससे भारत भूटान के संबंध स्पष्ट होते हैं। भूटान से संबंधित यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।